हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए मैंने आज से जो है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। दोस्तों, डेली हम लोग 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ये एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों में है और इसका सॉल्यूशन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके पहले मैं हर एमसीक्यू को डिस्कस करूँगा दोस्तों, तो आगे डिस्कशन होगा, फिर आपको इसका सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो आपको एमसीक्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, आप प्रैक्टिस करते करते आपको इतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा और इतना आपका एक्यूरेसी जो होगा इतना अच्छा हो जाएगा कि आप आसानी से जो है यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसका तैयारी हमको आज से करना है। हमारे पास लगभग अभी 11 महीने का टाइम है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर जो है 26 मई 2024 को है। तो आज हमारा 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई से 26 महीना में लगभग 11 महीने का टाइम है। ठीक है, और 11 महीना अगर हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं 15 क्वेश्चन, अभी शुरू में 15 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ा के 20, 25, 30 और फिर हम लोग फिर 50 क्वेश्चन तक ले जाएंगे और 100 क्वेश्चन तक भी एंड में ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप करेंगे और उसके बाद उसको बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन की संख्या। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आई एस का चैनल, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरे बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, एक तरफ हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों और एक तरफ हमारा हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज, भारत संविधान को प्रायः जीवंत दस्तावेज कहते हैं, क्यों? तो देखिए, कोई भी अगर लिविंग होगा, लिविंग का मतलब क्या हो रहा है, वो बढ़ता है। हम लोग अगर लिविंग है, जीवंत हैं, हम लोग तो बढ़ रहे हैं, हम लोग का शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी लिविंग है, इसका मतलब ये है कि इंडिया का, भारत का जो संविधान है, इज ओपन टू चेंज एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो समाज की जैसे परिवर्तनशीलता आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, संविधान का संशोधन होता है, तो संशोधन हो रहा है तभी तो वो लिविंग है, नहीं तो डेड होता, हमारा मृत होता, लेकिन लिविंग है, तो ये सही है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप सबसे पहले देखोगे कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। ठीक है, तो सही उत्तर पूछ रहा है। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर बोथ पॉलिटिकल क्लास एंड द जुडिशरी। वो है, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के द्वारा व्याख्या के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करती है। ये भी सही है। जो जुडिशरी है उसको इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल क्लास है ना, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी आता है, गवर्नमेंट आता है, विधायिका लेजिस्लेचर आता है, वो भी इसको इंटरप्रेट करता है, अलग अलग रूल्स बनाता है। ठीक है, संविधान के अनुसार। तो इसीलिए चूँकि संविधान को हम चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उसका व्याख्या कर सकते हैं, इसीलिए संविधान क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, दोनों, एक और दो, दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का निष्पादन किया जाता है? आपको पता है कि जो नेशनल कमीशन है दोस्तों शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आर्टिकल 338 के तहत जो है ये आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बना है। जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखती है और उससे रिलेटेड रिपोर्ट जो है, क्या उसका कंडीशन है, वो सरकार को देती है दोस्तों। ठीक, तो उसके बारे में तो कौन सा फंक्शन है, क्या क्या कार्य करती है, बोला टू इंक्वायर इनटू अ स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। सबसे पहले क्या प्राप्त करना, करेक्ट आंसर जो सही है वो। तो बोला अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षो उपायों से वंचित करने संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है। सही बात है, शेड्यूल्ड कास्ट का अधिकार का क्या है, उसके रिलेटेड कोई कंप्लेन आया है क्या, उसका ये जांच करता है। ठीक, वो फिर बोला टू इंक्वायर टू डिटरमाइन एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब। बोला सरकार जो क्या सरकारी जॉब में शेड्यूल कास्ट के लिए क्या रिजर्वेशन होगा, उसको सरकार को जो ये डिटरमाइन करता है कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो गृह मंत्रालय डिसाइड करता है। ठीक है, और जो हमारा पर्सनल एंड ट्रेनिंग है वो डिसाइड करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है जितेंद्र सिंह जिसके मंत्री हैं, तो वो डिसाइड करता है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक, तो ये भी गलत होगा।
फिर बोला टू प्रिपेयर एंड अपडेट द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिकमेंड देयर नेम्स, तो ये भी गलत बात है। शेड्यूल्ड कास्ट का जो भी रिलेटेड होता है, रिजर्वेशन किसको देना है, उसका प्रमोशन, उसका ट्रांसफ़र, सारे चीज़ को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक मंत्रालय, वो डिसाइड करता है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट का जो अधिकार है उससे रिलेटेड उसका रिपोर्ट देना, वो सारे चीज़, उसका क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का काम है। रिजर्वेशन में कोई इसका रोल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा, वो हमारा होगा केवल 1। ठीक है, इसी तरह आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए पूछ सकता है, तो यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब, बाकी उसके लिए भी ये और ये ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहा है ना? तो 2 का आंसर होगा दोस्तों ए। उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब। आपको पता है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक हमारे भारत के संविधान में पार्ट 4, ठीक है, में आपका DPSP है। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसके रिलेटेड कुछ कथन है, स्टेटमेंट है, बोल रहा है सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। तो सही बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है कि कौन सा नीति को सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब सरकार के लिए ये क्या है, अधिकार है ना, ये उसका दायित्व है सरकार का। फिर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडॉप्ट, बोला समाज का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो वही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, कि समाज का क्या नीति होगा। हम लोग को इनइक्वलिटी को कम करना है, महिला को सशक्तिकरण करना है, मैटरनिटी बेनिफिट का ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेवलप करना है, विलेज पंचायत को डेवलप करना है, सारी चीज़ तो लिखा हुआ है। तो सोसाइटी को क्या गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, ये DPSP में बताया गया, तो सही है ये। अगला है सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, तो ये भी सही बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कुछ अधिकार भी, मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ और भी अधिकार देता है। ठीक है, जैसे कि बच्चों का ये अधिकार है ना, कि उसका जो है 0 से 6 साल के बच्चे तक को इसका मतलब जो न्यूट्रिशन का अधिकार है, ये सब अब देखे हैं ना, मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार है, ठीक है, उसका लिविंग वेज का अधिकार है। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, सही। ठीक, तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, मतलब इसको अगर अधिकार आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाँ, DPSP अधिकार देता है और सरकार के लिए दायित्व है ये। ठीक है, वो चीज़ प्रोवाइड करना। क्लियर? चलिए 3 का हो गया, तो 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरेशन इन इंडिया। संघ के बारे में हमारा प्रश्न है। ठीक है, संघ क्या होता है आपको पता है, यूनियन और स्टेट मिलके क्या बनाते हैं, संघ। लेकिन संघ का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत का संविधान संघ का उल्लेख नहीं करता, यूनियन का उल्लेख करता है। ठीक है, संघ का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्य मिल के जब बनाते हैं एक बड़ा सा देश। लेकिन इंडिया तो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी इंडिया था। ठीक है, और इंडिया एक ही था। लेकिन अमेरिका में क्या था, बहुत छोटे छोटे स्टेट मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाए। ठीक है, तो अमेरिका क्या है, फेडरेशन, लेकिन इंडिया क्या है, यूनियन। ठीक है, तो इसीलिए भारत के संविधान में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का, संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। क्लियर? तो उसके बारे में प्रश्न बोला इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म। तो अमेरिका का भी एग्जांपल ले लो, फेडरेशन इन इंडिया बोल रहा है। तो ठीक है, भारत में भरे फेडरेशन का उल्लेख नहीं है, लेकिन इंडिया में देखेंगे कि राज्यों को कुछ पावर है। राज्यों के लिए राज्यों का प्रतिनिधि करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास राज्यसभा है। राज्यसभा मतलब बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक, मतलब लोकसभा राज्यसभा, और न्यायपालिका है, ताकि राज्यों को भी अधिकार अगर हनन होता है तो न्यायपालिका इंटरफेयर करती है, जुडिशरी इंटरफेयर करती है, इसलिए ये हमारा सही है। पीपल द टर्म फेडरेशन हैज बीन नो वेयर बीन यूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया कि भारत के संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है, यूनियन का। ठीक, फिर अब बोल रहा है इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल इन नेचर। देखिए, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राज्यों को जितना पावर है उतना पावर केंद्र सरकार को है। लेकिन इंडिया में क्या है, केंद्र सरकार का पावर अधिक है, राज्य सरकार को कम है। जैसे इमरजेंसी अगर लगाना है तो केंद्र सरकार को पावर है, गवर्नर को अपॉइंट करना है
तो राज्य केंद्र सरकार को पावर है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करने का जो है, जो राज्यों और केंद्र के बीच में जो पावर पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो भी पावर केंद्र सरकार का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर है। इसलिए भारत कंप्लीट फेडरल नहीं है, भारत एक अर्ध संघीय के रूप में भारत का प्रकृति है। तो ये भी हमारा सही है। तो कौन सा करेक्ट है, तो किस में टिक मारा हुआ है, तीनों में, तो 1, 2 एंड 3 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वुड आई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट के बारे में हमारा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। पहला है, इट कैन विथड्रॉ ए केस पेंडिंग इन ए सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा यह किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को अपने पास वापस मंगवा सकता है यदि उसमें विधि का कोई सारभूत प्रश्न निहित हो जिसकी संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता हो। तो सही बात है। कोई भी मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है और हाई कोर्ट को लग रहा है कि यार ये वाला मैटर में ज़्यादा संविधान को इंटरप्रेट करने का ज़रूरत है, तो ये वाला मैटर को ये अपने पास बुला के सुन सकता है। तो ये एकदम सही बात है। फिर अगला है, तो ये हमारा सही है। पूरा इट हैज़ द पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट ऑन जजमेंट, ये भी सही बात है। हाई कोर्ट जो है अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। रिव्यू मतलब होता है कोई अगर डिसीजन दिया तो दोबारा उस डिसीजन को वो देख के सुनवाई कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। सही बात है। फिर बोल रहा है इट हैज़ द पावर टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट वाटर, अंतर राज्य विवादों के मामले में निर्णय की शक्ति प्राप्त है। तो ये गलत है। देखिए कोई राज्यों के बीच में अगर लड़ाई होता है तो इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट के पास अब जाके सुनवाई उसको कर सकता है। हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है और इसी को सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आप जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके या सेंटर और स्टेट में विवाद होता है तो उसको लेके आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट को पावर नहीं है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में विवाद को निपटाने का, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। तो आंसर जो करेक्ट है किस में टिक लगा हुआ है, सिर्फ 1 और 2 में, तो आंसर हो जाएगा 5 का 1 एंड 2, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द राइट्स इनलिस्टेड अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ। देखिए आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसमें, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, पता है आपको, मौलिक अधिकार है आपका, है ना। लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। किस आधार पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो देखिए अगर आपका पब्लिक ऑर्डर है, मतलब अगर मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर समझते हैं लोक व्यवस्था, तो आप अगर जोर जोर से कुछ गाना वाना बजा रहे हैं, भक्ति गीत बजा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उससे पब्लिक ऑर्डर, लोगों का व्यवस्था, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब अशांति समाज में नहीं आना चाहिए। तो ये सही बात है। स्वास्थ्य पे भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। अब ये नहीं कि हॉस्पिटल के बगल में आप पूरा एकदम भक्ति गाना, चाहे वो कोई भी धर्म से रिलेटेड बजा रहे हैं, है ना। साथ ही साथ मोरालिटी, कोई भी आप जो है सदाचार का भी आपको पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि दिन दहाड़े किसी जंतु को काट ले रहे हैं धर्म के नाम पे, ठीक है। तो सदाचार को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन हैं जिसके आधार पे आपको धार्मिक स्वतंत्रता पे आपको प्रतिबंध लगा सकता है सरकार, ठीक। तो ये सारा हमारा संविधान में आर्टिकल जो है 25 से 28 में लिमिटेशन के रूप में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसलिए आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया। देखिए अगर आपको भविष्य जानना है तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले हाथ के अगर देखते हो तो भविष्य आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से भारत के संविधान को क्या चीज़ आप देखोगे तो बता दोगे कि अच्छा भारत का संविधान में ये चीज़ लिखा हुआ होगा। तो किसको देख के बता सकते हो, तो देखिए अगर आप भारत का प्रियम्बल पढ़ेंगे उद्देशिका तो आपको पता चल जाएगा कि भारत जो संविधान निर्माता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, वो भारत को किस तरह से बनाना चाहते थे, ठीक है। तो अगर भारत का आपको सोवरेनिटी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में जानना है और उसका अगर भविष्य फल पढ़ना है तो आपको प्रियम्बल को दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रियम्बल को ही होरोस्कोप, भविष्य फल कहा गया है संविधान का, ठीक है। इसलिए 7 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी। और किसने बोला है दोस्तों होरोस्कोप, भविष्य फल किसने बोला है, तो के.एम. मुंशी ने बोला है। किसने बोला है, के.एम. मुंशी ने, ठीक है। इसके अलावा जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, इसको भारत संविधान का आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। आइडेंटिटी कार्ड,
आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। और आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? वो बोला था एन ए पलकी वाला ने। कौन बोला था? एन ए पलकी वाला ने, ठीक है। और होरोस्कोप किसने बोला था? के एम मुंशी ने, ठीक है, समझ गए। इसलिए 7 का आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, हाउ दिस प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू। बोल रहा है आपको पता है कि भारत का जो संविधान का जो आर्टिकल 20 है वो आपको सेल्फ इंक्रिमेशन पे के विरोध में संरक्षण देता है। मतलब आप खुद अपने केस का गवाही नहीं दे सकते हैं कि हम किए हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किस किस चीज़ में ये जो आपको संरक्षण मिला है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मान लो कोई आदमी को हम पकड़ लिए, अब बोल रहे हैं कि तुम ज़बरदस्ती जुर्म कबूलो, और लेकिन उसके लिए जो है वो स्वयं को कबूल नहीं सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको क्या दिया गया है? संरक्षण। तो कौन सा संरक्षण मतलब किस इन जो 3 केस दिए हैं इसमें कौन से केस में आपको ये संरक्षण नहीं दिया जाएगा? ओरल एविडेंस, ठीक है। देखिए ओरल एविडेंस मतलब समझ रहे हो? मतलब आपको ज़बरदस्ती कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप कबूलिए ये चीज़ कबूलो, ठीक है। तो ओरल एविडेंस में आपको जो है संरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। इसीलिए संरक्षण ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मौखिक साक्ष्य में संरक्षण मिला। वैसे कोई आदमी चोरी किया है तो पुलिस उसको मार पीट के उससे कबूल ज़बरदस्ती नहीं सकता है कि तुम कबूल हो, ओरली तुम मौखिक रूप से बताओ कि हम जो है ये चीज़ किए हैं, इसलिए पहला मेरा नहीं होगा। अगला मतलब आपको ओरल एविडेंस में आपको जो दोस्तों संरक्षण नहीं मिला है, ठीक है, समझे। मतलब ओरल एविडेंस में आपको संरक्षण मिला है, यहाँ पे पूरा किसमें नहीं मिला है, ठीक। फिर पूरा प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, अगर आपने किसी की हत्या चाकू वाकू से कर दिया तो पुलिस आपको बोल सकता है कि आप कहाँ छुपा के रखो बताओ, तो इसमें आपको संरक्षण नहीं मिला है, ठीक है। तो ये होगा आंसर में। ब्लड स्पेसिमेन, साथ ही साथ आपको ब्लड का भी नमूना जो है पुलिस ले सकता है, ठीक है। फिर आपका DNA भी टेस्ट ये सब कर सकता है, ठीक, समझ रहे हो। आपको बोल सकता है कि बॉडी आप अपना दिखाओ, ठीक है, कुछ छुपाए हो क्या, ठीक है। तो ये सारा चीज़ में हम लोग को संरक्षण नहीं मिला है, बल्कि ओरल एविडेंस में संरक्षण हम लोग को मिला हुआ है, समझ में आया। इसलिए किस में संरक्षण नहीं मिला है? तो 2 और 3 में आंसर हो जाएगा 8 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा था पावर ऑफ द स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर। बोल रहा है राज्य के जो शक्ति है जिसमें सरकार जो है रिजर्वेशन दे सकती है किसी भी बैकवर्ड क्लास को, ठीक है। तो भारत के संविधान में कहाँ पे इसको बारे में लिखा है? आपको पता है रिजर्वेशन जो देती है सरकार वो आर्टिकल 15 और 16 में देती है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक इक्वालिटी के बारे में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत दिया जाता है, और आर्टिकल 14 से 18 तो जो है वो समता का अधिकार है, ठीक है, इक्वालिटी। इसीलिए रिजर्वेशन किस में आएगा? 9 का होगा डी, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 33 के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 33 जो है दोस्तों वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि बहुत सारा मौलिक अधिकार को वो लिमिट कर सकती है। जैसे कोई आर्म फोर्स है, पुलिस फोर्सेस है, उसको उतना मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता है जितना नॉर्मल पब्लिक को दिया जाता है। तो ये पार्लियामेंट का पावर है कि कुछ वो अधिकार जो है वो लिमिट कर सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 33 के तहत आर्टिकल 33 के तहत जो विधि निर्माण की शक्ति है वो केवल संसद को है, ना कि विधानमंडल को। मैंने बताया अभी किसको सिर्फ पावर है दोस्तों? पार्लियामेंट को, विधानसभा को कोई पावर नहीं है। फिर बोले द लॉ अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज एनी कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये भी सही है कि अगर अनुच्छेद 33 से आपका मौलिक अधिकार हनन होता है, ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये पार्लियामेंट को पावर है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, उसको मौलिक अधिकार को पार्लियामेंट जो है लिमिट कर सकती है। तो अगर हनन होता है आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये भी एकदम सही बात। फिर अगला है हमारा
लॉज मेड अंडर आर्टिकल 33 कवर ओनली कॉम्बेटेंट एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्स। बोल रहा है अनुच्छेद 33 के तहत यह केवल सशस्त्र बलों के युद्ध कर्मचारियों के लिए नहीं, सिर्फ युद्ध कर्मचारियों के लिए नहीं है। यहाँ तक जो अगर आर्मी के कैंट में रसोईया भी है ना, जो युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, फिर भी उस पर है, बावर्ची जो है उस पर भी है, बाल जो काटता है उसके लिए, शू पॉलिश करता है उसके लिए, जो वहाँ पे वाशरमैन है उसके लिए भी है। ठीक है, तो सिर्फ लड़ने वाले के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है, जो भी उस मतलब आर्मी के कैंट में या पुलिस फोर्सेस का काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये हमारा गलत होगा क्योंकि सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, जो मतलब फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, या तो लड़ाकू से या लड़ते नहीं हैं उसके लिए। तो आंसर क्या होगा 10 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स आर कवर्ड अंडर द जुरिडिक्शनल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जो कैट होता है दोस्तों, उसके जुरिडिक्शन में, उस कैट आपको पता है एक तरह का ट्राइब्यूनल होता है। ट्राइब्यूनल जो होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है ना। हम लोग जो आर्टिकल जो संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ है संविधान से, उसके बाद हम लोग ने संविधान में जो है ट्राइब्यूनल दोस्तों बनाया। ठीक है, तो और ये ट्राइब्यूनल बनाने का जो पावर दिया गया है वो अगर केंद्र का ट्राइब्यूनल बनाना है तो भारत सरकार बनाएगा, और राज्य का जो ट्राइब्यूनल बनाना है वो राज्य सरकार बनाता है। ठीक, तो उसके बारे में बोल रहा है कि जो कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, केंद्र का जो प्रशासनिक प्राधिकरण है, उसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है। बोल रहा था ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के लोग इसमें आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑफिसर सर्वेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है। वो किसके अंदर में आते हैं, वो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में दोस्तों आते हैं। फिर ये बोल रहा था सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी नहीं आएंगे, ये तो पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरिएट है वो उसके अंदर में आता है। ठीक है, द ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, हाँ ऑल इंडिया सर्विस जो होते हैं दोस्तों उसके अंदर में आते हैं। ठीक है, और द सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ द डिफेंस फोर्स सर्विस, तो जो सेवा क्षेत्र के जो सिविलियन कर्मचारी है, जो लड़ाई करने नहीं जा रहा है, जो सिविलियन है, ठीक है, जो ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन डिफेंस में है, तो वो इसमें कवर में आते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें जो डिफेंस फोर्स के जो मेंबर होते हैं ना, मतलब जो अगर मैं बोलूँ कि आर्मी जनरल, ठीक है, या लेफ्टिनेंट जनरल, वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर सिविलियन एम्प्लॉई है, ऑफिस में काम कर रहा है डिफेंस में, तो वो इसमें आएगा। लेकिन डिफेंस का जो ओरिजिनल काम कर रहा है, ठीक है, डिफेंस फोर्स में, वो सब इसमें नहीं आते हैं। डिफेंस सर्विस में आएंगे लेकिन डिफेंस फोर्स में नहीं आएंगे। ठीक, ऑल इंडिया सर्विस आता है, पार्लियामेंट वाले नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ 3 और 4। क्लियर, समझ गए। तो 11 का सी होगा। अगला है क्वेश्चन 12। बोल रहा है इफ़ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपातकाल की घोषणा की जाती है तो इससे क्या होगा। बोल रहा है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। अनुच्छेद 19 के तहत जो है प्रदत्त जो मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाती है। आपने अगर नेशनल इमरजेंसी पढ़ा है तो आपको लिखा गया है कि अगर कभी भी राष्ट्रपातकाल एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगता है, बाहरी आक्रमण पे लगता है, तभी अनुच्छेद 19 जो है ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सशस्त्र विद्रोह पे नेशनल इमरजेंसी लगा है तब नहीं होगा। अगर बाहरी आक्रमण पे होगा या युद्ध पे होगा तभी लगेगा। आर्म्ड रिबेलियन पे होगा तो आर्टिकल 19 जो है अपने आप चला नहीं जाएगा। ठीक, तो पहला मेरा गलत है। उसके बाद बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सही बात है। अगर देखिए नेशनल इमरजेंसी के तहत जो है अगर आपको भारत में राष्ट्रपात का लगा हुआ है, ठीक है, चाहे कोई भी आधार हो, चाहे युद्ध हो या सशस्त्र आर्म्ड रिबेलियन हो, वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन बाह्य आक्रमण हो, तो प्रेसिडेंट जो है आपको रोक सकता है कि आप जो है अपने मौलिक अधिकार का हनन आपका हुआ है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक, तो ये हमारा एकदम सही है। फिर बोल रहा है द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। बोल रहा है अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी आपका याद रखिएगा कभी भी इमरजेंसी होगा ना, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो आपको सभी मौलिक अधिकारों को सरकार ले सकता है सिवाय आर्टिकल 20 और 21 को। ठीक है,
ठीक है। 20-21 को सरकार आपसे प्रेसिडेंट जो है आपसे नहीं ले सकता है। अगर 20 और 21 का आपका हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, अगर आपका हनन हुआ है 20-21, क्योंकि 20-21 जो है कभी भी आपको सरकार नहीं ले सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे 22 आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा? 20 और 21, ठीक है। इसलिए हमारा ये चीज़ गलत होगा। तो आर्टिकल 21 और 22 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत बात है। 21 का कर सकते हैं लेकिन 22 का नहीं, 22 की जगह क्या होगा? 20। तो आर्टिकल 20 और 21 को सरकार राष्ट्रपात काल के समय नहीं ले सकता है। अगर लिया जाता है तो आप उसको निलंबन के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक। इसलिए हमारा तीसरा भी गलत होगा। तो आंसर जो सही है सिर्फ है दूसरा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13 बोल रहा है राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू ए पंचायत इन इंडिया इज। अगर आपको ये पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ना है तो ये आपका किस तरह का अधिकार है? देखिए, आपको पता है कि पंचायत के लिए जो इलेक्शन लड़ने का अधिकार है वो अगर आपका उम्र 21 साल है तो आप आसानी से जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये अधिकार दिया गया है कब दोस्तों? जब आपका भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, तब आप 73वें के बाद आपको पंचायत में जो है चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। तो चूँकि ये संविधान के द्वारा आपको अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल 21 के तहत, है ना। तो यार मतलब अगर आपका उम्र 21 साल है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत का, ठीक है। म्यूनसिपाल्टी का भी लड़ सकते हैं। तो ये जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कैसा है आपका? संवैधानिक अधिकार, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डेली हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, तो जो 14 क्वेश्चन है फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में जो संसदीय स्वरूप की विशेषता है उसके बारे में हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो अब भारत कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली का क्या विशेषता है, तो आप भारत के बारे में सोचिए। पहला द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये बताइए क्या भारत का जो संसद है वो संप्रभु है? ठीक है, सोवरेन है। सोवरेन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई नहीं। क्या भारत का संविधान ऐसे है? नहीं। भारत का संविधान के पास पावर तो है, लेकिन वो ब्रिटेन के संविधान के भारत का संसद जो है पार्लियामेंट, तो वो सोवरेन तो है लेकिन वो सुप्रीम नहीं है, ठीक है। और पूरा सोवरेन नहीं है, पूरा संप्रभु नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है, जिसमें हम लोग संविधान को पार्लियामेंट जो है सभी चीज़ को नहीं कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अलग अलग कमेटी होती है जो पार्लियामेंट में होती है, जो रेगुलेट करती है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव के थ्रू हम पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल मतलब ठहराते हैं। बात समझ में आया? तो भारत का जो संविधान है दोस्तों वो सोवरेन, पूरा भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो पूरा सोवरेन नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है कि ना तो हम लोग का भारत का पूरा संसद सोवरेन है, पार्लियामेंट पूरा सोवरेन है, ना कि अमेरिका के जैसा इंडिया का जुडिशरी सुप्रीम है। भारत में जो सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सोवरेन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ठीक है। इसलिए पहला हमारा क्या होगा? गलत, क्योंकि ये भारत का विशेषता नहीं है। ये किसका विशेषता है? ब्रिटेन का। यहाँ की पार्लियामेंट का है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है। क्लियर? इसलिए पहला क्या होगा? गलत। दूसरा प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका तो है भारत में। देखिए, नाम मात्र के रूप में आपको प्रेसिडेंट गवर्नर है और वास्तविक रूप में CM और PM है, सही है। तो दूसरा होगा। बोल रहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सही बात है। आपको पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, जो और लोकसभा क्या है? लेजिस्लेचर है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। तो ये भी सही होगा। तो आंसर जो सही होगा वो 2 और 3। क्लियर? 14 का हो जाएगा C। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोर्ड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 के तहत जो है चुनाव आयोग को जो है संविधान के द्वारा बनाया गया है, ठीक। बोर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड टर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देखिए, सदस्य जो होंगे चुनाव आयोग के, उसका क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होगा, कितने साल तक रहेंगे, भारत के संविधान में ऐसा कोई उल्लेख दोस्तों नहीं है। क्वालिफिकेशन के बारे में उल्लेख नहीं है। क्या बोला गया है? सिर्फ ये बोला गया है कि कितना साल उनका टेन्योर जो होगा, टर्म होगा, ये भी एग्जैक्ट में क्लियर डिफाइन नहीं है। बस ये बोल दिया गया कि 6 और 65 साल होगा, बस। क्या उनका 3 साल के लिए रहेंगे या 1 साल के लिए रहेंगे या 4 साल के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे, ये नहीं बताया। बस ये बोल दिया कि मैक्सिमम 6 साल या 65 साल, दोनों जो दोनों में से कम होगा उतना रहेगा। 1 साल के लिए रहेंगे, 2 के 3 के लिए, ये टर्म जो है नहीं बताया गया है। बात समझ में आ रहा है? ना ही उसका क्वालिफिकेशन के बारे में संविधान में कोई उल्लेख है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? गलत, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्य हेतु अर्हताएँ
और शर्तें निर्धारित नहीं की गई है। रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर आर डिबार्ड फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। बोल रहा है कि जो रिटायर कर लिए हैं निर्वाचन आयोग, उस सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी पोस्ट जो है नहीं रख सकते हैं भारत सरकार जो, तो गलत बात है। आपको पता होगा बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे पोस्ट को किए हैं। जैसे आपको पता होगा सी ए जी रिटायर के बाद जो है पोस्ट को नहीं धारण कर सकता है जो सरकार के द्वारा, लेकिन इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इसलिए हमारा दूसरा भी क्या है, गलत। तो कौन सा सही है दोस्तों? एक और तो दोनों, सॉरी, कौन सा सही है पूछा है, तो आपको सतर्क होना है। आपने देखिए क्वेश्चन बना तो लिए हैं सही कि दोनों गलत है, लेकिन करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट कौन सा होगा मेरा? दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आज कर लिया। डेली हम लोग 15-15 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे। आशा करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया है, ठीक है, ये आपके लिए काम आएगा। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये कंटिन्यू होगा रहेगा हमारा जब तक यूपीएससी प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर 26 मई तक नहीं हो जाता है। मतलब डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने में नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ यूपीएससी छोड़िए, जितने भी एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस है जिसमें आपका जीएस का पोर्शन है, सभी चीज़ आपका जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।